हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट लेकर आया हूं 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर नंबर 4 चुनावी राजनीति। दिसंबर महीना धीरे धीरे अपने अंत की तरफ जा रहा है। इसी के साथ ही वर्ष 2023 भी हमें अलविदा कहने को तैयार है और अब नए साल की शुरुआत होगी। 2024 होगा और आपके फाइनल एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों की 10th क्लास की पोल साइंस से चैप्टर नंबर 4 चुनावी राजनीति को लेकर के आया हूं। इस चैप्टर में हम लाइन टू लाइन इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि हम हार्ड से इजी लेवल तक जाएंगे। तो हम यहाँ पर सरलीकरण करने जा रहे हैं अपने चैप्टर का। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप एकाग्रचित्त होकर के इस वीडियो को अवश्य सुने, देखें, समझे और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चुनावी राजनीति के विषय में हम देखते हैं। तो अब जो चुनाव होते हैं, वो जो राजनीति होती है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से इसमें माहौल होता है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए हम इस चैप्टर में देखते हैं। परिचय। दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र के लिए यह जरूरी नहीं है कि लोग सीधे शासन करें। आजकल लोकतंत्र का सबसे आम रूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाने का है। तो देखिए, सीधे तौर पर लोग तो शासन नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने बीच से एक प्रतिनिधि को चुन लेते हैं और उसको आगे शासन करने के लिए भेजते हैं। अपने इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि एक लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। तो हम ये जानेंगे कि हम इन प्रतिनिधियों को चुनते कैसे हैं। हम अध्याय की शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों इतनी जरूरी और उपयोगी होते हैं। तो चुनाव के विषय में चर्चा करेंगे। फिर इसमें हम इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता से किस तरह जनता को लाभ पहुंचता है। फिर हम यह भी देखेंगे कि किसी चुनाव के पूर्णतया लोकतांत्रिक होने में किन किन चीजों की जरूरत होती है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनावों में अंतर समझ पाएंगे। तो ये सारी बातें और ये सारी प्रक्रिया हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे और फिर इसके साथ इस अध्याय में शेष भाग में हम इन्हीं मानकों के आधार पर भारत में अब तक हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इसके लिए हम चुनाव के सभी चरणों, इसमें विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर के चुनाव परिणामों की घोषणा तक शामिल है। तो किस तरह से चुनाव क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है, वहां पर सीटें बांटी जाती हैं और किस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं और फिर उनका परिणाम घोषित किया जाता है। इन सब पर हम नजर डालेंगे। प्रत्येक चरण के अंत में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। और इस अध्याय के आखिर में हम यह सवाल उठाएंगे कि भारत में अब तक हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। अतः मैं अंत में हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर चुनाव के विषय में सबसे अहम रोल रहता है हमारे इलेक्शन कमीशन का। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं चुनाव क्यों, मतलब चुनाव होने ही क्यों चाहिए। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के विषय में हम चर्चा करते हैं। आधी रात के बाद का समय है। पिछले 5 घंटे से शहर के चौराहे के पास खड़ी भीड़ अपने प्रिय नेता के आने का इंतजार कर रही है। सभा के आयोजक बार बार भीड़ को यही भरोसा दिला रहे हैं कि नेताजी बस अब आने ही वाले हैं। तो देखिए, हमारे हरियाणा में जब चुनाव होते हैं तो माहौल कैसा होता है वो बताया गया है कि किसी
चौराहे पर लोगों की भीड़ इकट्ठी है और वो अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। और उस प्रोग्राम का आयोजन जिन्होंने किया है वो बार बार लोगों को बांधे रखने का प्रयास करती है कि कहीं भीड़ छट न जाए, तो कहते हैं कि नेताजी आने वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी भीड़ के पास गुजरती तो लोग अपने प्रिय नेता के दर्शनों की उम्मीद में उठ खड़े होते थे। तो आलम ऐसा था कि कोई भी गाड़ी जब उस भीड़ के पास से जाती थी तो लोग सभी खड़े हो जाते थे, यह सोचकर कि नेताजी आ गए और उनका हम दर्शन कर सकें। बार बार उन्हें यही लगता है कि वे आ गए हैं। फिर आगे देखिए, ये प्रमुख नेता है श्री देवीलाल। तो हमारे जन नायक जो देवीलाल हुए हैं, किसान हितैषी नेता हुए हैं। हरियाणा की माटी के ये एकमात्र ऐसे लाल राजनेता हुए हैं जो सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं हरियाणा की तरफ से, और वो था उप प्रधानमंत्री पद। मिल तो रहा था इनको प्रधानमंत्री का पद, पर इन्होंने अपने निरक्षर होने की वजह से उप प्रधानमंत्री बनना ही स्वीकार किया। हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख जो गुरुवार की उस रात को करनाल में भाषण देने के लिए आने वाले हैं। 76 वर्षीय इस नेता के पास आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उसका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होता है और रात के 11 बजे तक चलता है। आज सुबह वे 9 चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो ये एक राजनेता के जीवन के विषय में बताया है कि किस तरह से एक राजनेता अपना चुनाव के समय शेड्यूल बनाते हैं और वो इतने बिजी हो जाते हैं। आजकल आप भी देखते होंगे कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो प्रत्येक आपके लोकल लीडर जो है वो अपना प्रभाव डालना शुरू करते हैं जनता पर, झूठे सच्चे वादे करते हैं, केंद्र से भी मंत्रियों को बुलाते हैं, कभी कभी तो डांस वगैरह भी प्रोग्राम करवाते हैं, और कुछ जो हीरोज हैं, जो हीरो हीरोइन हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी इनमें शामिल करते हैं। तो देखिए, आपको हर तरह से प्रभावित करने का प्रयास करती है ये चुनावी राजनीति। यह 1987 में हरियाणा राज्य में हुए विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब एक विपक्षी नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नाम का एक आंदोलन चलाया और लोक दल नाम से अपनी एक नई पार्टी का गठन किया। ठीक है, उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य जो विपक्ष नेता थे ना, उनको अपने साथ मिला लिया था। तो देखते हैं आगे क्या बताया गया है। खिलाफ अन्य सभी विपक्षी दलों को मिलाकर एक साझा मोर्चा बनाया। अपने चुनावी प्रचार में देवीलाल ने घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आती है तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण माफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पहला काम यही करेगी। तो यहाँ पर देवीलाल जी ने अपने श्रोताओं को ये आश्वासन दिया और उनसे वादा किया कि हमारी पार्टी चुनाव जीतती है और सरकार बनाते हैं तो हम सबसे पहले छोटे किसान और व्यापारियों का कर्ज जो है वो माफ कर देंगे। आगे क्या कहते हैं, लोग तकनीक कांग्रेस सरकार से नाखुश थे। तो यहाँ कह रहे हैं लोग तत्कालीन कांग्रेस सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल द्वारा दिए गए वायदों के तरफ आकर्षित हुए, इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहायक पार्टियों के पक्ष में जमकर मतदान किया। लोकदल और उसके सहयोगी दलों को राज्यसभा की कुल 90 सीटों में से राज्य विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 76 पर जीत हासिल हुई। अकेले लोकदल को 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। उन चुनाव में कांग्रेस के हाथ सिर्फ 5 सीटें ही लगी।
तो शर्मनाक हार हुई थी कांग्रेस की उस समय के दौरान और 90 सीटें टोटल थी। उनमें से 60 सीट लोकदल को मिली, बाकी उसके सहयोगी दल को मिली और फिर 5 सीटें केवल कांग्रेस को मिलती हैं। चुनावी नतीजे घोषित होते ही कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया और लोक दल पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने चौधरी देवीलाल को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का निमंत्रण दिया और चुनावी नतीजे घोषित होने के 3 दिन के अंदर ही वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उनकी सरकार ने छोटे किसान, खेतीहर मजदूरों और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ करने का आदेश जारी किया। उनकी पार्टी ने राज्य में लगभग 4 वर्ष तक शासन किया। हरियाणा में अगले विधानसभा चुनाव 1991 में हुए और इन चुनाव में उनकी पार्टी के लोगों का भरपूर समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और हरियाणा में अपनी सरकार बनाई। तो देखिए फिर से जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीत जाती है, यहाँ पर बताया गया है, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार फिर से लौट कर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बातें बताई गई हैं, आओ करके सीखें। तो इसके बाद फिर हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपके राज्य में विधानसभा के पिछले चुनाव कब हुए थे? आपके क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान और कौन से चुनाव हुए हैं? इन चुनावों के स्तर, राष्ट्रीय विधानसभा, पंचायत वगैरह, उनके होने का समय और उसमें आपके क्षेत्र में निर्वाचित हुए व्यक्तियों के पदों और सांसद, विधायक, पार्षद वगैरह को भी दर्ज कीजिए। तो ये आपको कुछ करने के लिए कहा गया है। तो क्या अधिकांश नेता अपने चुनावी वादे पूरे करते हैं? तो ये भी यहाँ पर एक प्रश्न बनता है। कहाँ पहुंचे, क्या समझे, तो ये भी हमने देखना है। तो देखिए क्या कहा है, गुरप्रीत और सरजीत ने इस कथा को पढ़कर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या आप बता सकते हैं कि इन निष्कर्षों में से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, या फिर इस कहानी में दी गई सूचनाओं के आधार पर सही गलत का फैसला नहीं किया जा सकता? तो देखिए, चुनाव के कारण अक्सर सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। नंबर 2 है, राज्यपाल ने देवीलाल के भाषणों से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री पद शपथ लेने का लिया या मुख्यमंत्री पद संभालने का निमंत्रण दिया। और फिर उसके बाद है, जनता प्रत्येक शासक पार्टी से नाराज रहती है और हर अगले चुनाव में उसके खिलाफ मतदान करती है, या फिर चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी ही सरकार बनाती है। और आगे बताया है, इन चुनावों के कारण हरियाणा का काफी आर्थिक विकास हुआ है, या चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। तो ये कुछ प्रश्न बनते हैं, आपको चुनना है इनमें से क्या रहा होगा परिणाम। आगे देखते हैं। तो देखिए, चुनावों की जरूरत क्यों? तो चुनावों की जरूरत ही क्यों है, ये पहरा आया है। तो लोकतंत्रात्मक प्रणाली में निश्चित किए गए नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि दुनिया में लगभग 100 देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम ऐसे अनेक देशों के बारे में भी जानते हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहां चुनाव तो होते ही होंगे, है ना। तो ये भी समझने की बात है। पर हमें चुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिना चुनाव वाले किसी लोकतंत्र की कल्पना कीजिए। बिना चुनाव के लोगों का शासन तभी संभव हो सकता है जब सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल करके करें। लेकिन जैसा कि हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, किसी भी बड़े देश के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव हो सकता है कि सभी नागरिकों के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो, और इसलिए
ज्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं। तो देखिए, क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं? आप किसी ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या फिर ऐसी किसी जगह की कल्पना कीजिए जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा और ज्ञान के आधार पर किया जाता हो। किसके पास ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, इसका निर्णय करने में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन यह अगर मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, तो फिर ऐसी जगहों पर चुनाव करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं? तो देखिए, जब तक कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, लोगों के द्वारा स्वतंत्र रूप से अपने वोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लोग अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन पाएंगे, तो वो लोकतांत्रिक कैसी हो सकती है? वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती ही नहीं है। तो यहाँ पर आगे देखिए, हमें यह कैसे पता चलेगा कि जनता को अपना जनप्रतिनिधि पसंद है या नहीं? ये बात भी सोचने वाली है। जनता को अपना जनप्रतिनिधि पसंद है या नहीं, ये तो इसी से पता चलेगा कि कितने सारे वोट उस जनप्रतिनिधि को मिलते हैं। हम यह व्यवस्था किस प्रकार करेंगे कि प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अनुसार ही शासन करे? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि जनता को पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे और जनता नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके, और अगर पसंद न हो तो उन्हें बदला भी जा सके। इस व्यवस्था को चुनाव कहते हैं। इसी व्यवस्था को चुनाव कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसलिए आजकल प्रतिनिधित्व वाले राजनीतिक लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी समझा जाता है, और चुनाव में मतदान कई तरह से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। नंबर 1, वे अपने लिए कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यस। नंबर 2, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह भी ठीक है। नंबर 3, वे सरकार और उसके द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी करते हैं। ये भी ठीक है। आगे क्या कहा है तो देखते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं? तो हमें यह भी देखना है कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या होने चाहिए। तो देखिए, चुनाव कई प्रकार के होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होने जरूरी हैं, लेकिन अब तो अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होने लगे हैं। सो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं या नहीं, यह जांचने के हमारे पास क्या पैमाने हैं? हमने दूसरे अध्याय में इस सवाल का थोड़ा सा जिक्र किया था। हमने वहां अनेक देशों में होने वाले चुनावों की चर्चा की थी, जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहां पढ़ी सभी बातें जो हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी, वो बातें हम याद करें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी शर्तों के साथ अपनी बात शुरू करें। तो सबसे पहले तो ये है कि हर किसी के चुनाव में भाग लेने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार प्राप्त हो और हर किसी के मत का मूल्य समान हो। तो ये बात विशेष होती है लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में। फिर दूसरा क्या है कि चुनाव में लोगों के लिए विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। किसी भी पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव में उतरने की पूरी आजादी हो, जिससे वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, नियमित अंतराल पर चुनाव होने चाहिए। कुछ वर्षों में जरूर नए चुनाव कराए जाने चाहिए। और चौथा है, वास्तव में चुनाव उसी उम्मीदवार का होना चाहिए जिसे जनता पसंद करती हो। पांचवा क्या है,
चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपने मनपसंद व्यक्ति का चुनाव कर सके। तो यहाँ पर ये विशेष बातें बताई गई हैं कि क्या एक लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में ये सारे मुद्दे होने चाहिए। ये शर्त बहुत आसान जरूर लग सकती है, लेकिन दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हमारे देश के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। तो ये बात भी सबसे पहले हमें अपने देश की चुनाव प्रणाली पर ही लागू करके देखना होगा। अब देखिए, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन की बात कही गई है और ये पूछा है क्या ये प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? यस। इस प्रकार हम जानते हैं कि चुनाव का तात्पर्य राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता से है। यह प्रतिद्वंदिता कई तरह की हो सकती है। इसका सबसे स्पष्ट रूप है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतियोगिता, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों में यह उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का रूप धारण कर लेती है। अगर उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता नहीं होगी तो चुनाव बेईमानी हो जाएंगे, है ना। तो चुनाव क्या होंगे? बेईमानी हो जाएंगे। तो बेईमानी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब प्रतिद्वंदी ही नहीं है तो कैसा चुनाव? वो व्यक्ति तो अपने आप ही जीत गया। तो इसलिए कोई भी चुनाव करवाने से पहले उन चुनावों में प्रतिद्वंदिता तो होनी ही चाहिए। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होना अच्छी बात है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ नुकसान तो निश्चित होते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में विभाजन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपने भी अपने इलाके के लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत करते सुना होगा। फिर विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। विभिन्न पार्टियां और उनके उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव जीतने का यह दबाव अच्छी राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने के इच्छुक बहुत से लोगों को भी इन्हीं कारणों से राजनीति और चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। वे इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं मानते। तो यहाँ पर देखिए, हो ना हो, जब ये चुनावी प्रतिद्वंदिता होती है, पार्टियां होती हैं, तो जब एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो वो अलग अलग पार्टी को फॉलो करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो लाजमी है वहां पर उस परिवार में या उस मोहल्ले में या उस क्षेत्र में आपस में कुछ द्वेष तो होगा ही। हमारे संविधान निर्माता ऐसी समस्याओं के बारे में जानते थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के निर्वाचन के लिए मुक्त चुनावी प्रणाली का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से ऐसी ही व्यवस्था बेहतर काम कर सकती है। एक आदर्श दुनिया के राजनीतिक नेताओं को भी मालूम होता है कि किन चीजों में लोगों के हित सुरक्षित हैं, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा करने के लिए ही राजनीति में आते हैं। तो ये सारी बातें पहले से ही हमारे संविधान निर्माताओं ने सोच रखी थी, पर वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। अन्य देशों या अन्य पेशों के लोगों के समान दुनिया भर के सभी नेताओं को भी आगे बढ़ने की और अपने भविष्य संवारने की चिंता होती है। वे हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए सर्वोच्च कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लालसा जाग जाती है किनके बीच में? जो जनप्रतिनिधि या नेता होते हैं उनके बीच में। वो स्थायी रूप से अपनी कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी कुर्सी हमेशा के लिए सेफ रहे। उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो सकती है।
और लेकिन सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना बहुत जोखिम का काम है। यह भी हो सकता है कि लोगों की मदद करने की भावना से राजनीति में आए हों, पर उन्हें यह मालूम न हो कि काम कैसे किया जाता है, और या फिर यह भी संभव है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों के अनुरूप न हो। तो बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो जनता की सेवा के लिए आते हैं, तो वो समय के अनुसार या तो खुद बदल दिए जाते हैं या फिर वो खुद ही बदल जाते हैं, या फिर वो चुनाव छोड़ करके राजनीति को छोड़ करके वो अन्य कार्यों में लग जाते हैं। तो बहुत से प्रभाव पड़ते हैं राजनीति पर। आगे कहा है, ऐसे में हम इन समस्याओं का सामना कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो राजनेताओं के चरित्र और ज्ञान सुधारने का है। दूसरा है ज्यादा व्यवहारिक तरीका ऐसी व्यवस्था बनाने का है जिसमें लोगों की सेवाएं या सेवा करने वाले राजनेताओं को उनके कार्य के लिए पुरस्कार मिले, और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला लोग करेंगे। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ होता है। नियमित चुनाव होने का लाभ राजनीतिक दल और नेताओं को ही मिलता है। वे जानते हैं कि लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाने से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल हो जाते हैं तो वे अगले चुनाव में कभी नहीं जीत सकते। तो ये भी एक दबाव रहता है राजनेताओं के ऊपर, तो उनको कुछ ऐसा करना होता है ताकि लोगों का बड़ा तबका उनके समर्थन में आए और वो अगले चुनाव को आसानी से जीत लें। तो इसलिए यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता हासिल करने की इच्छा से ही आगे आई है तो मजबूरन उसे भी जनता की सेवा करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया बात बताई है। बाजार भी कुछ इस तरह से काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता हो, लेकिन फिर भी उसे ग्राहक को मजबूरन अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाएगा। इसी तरह हो सकता है कि राजनीतिक मुकाबले में भी कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार राजनीतिक दल और इनके नेताओं को लोगों की सेवा करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मजबूरी में ही सही, पर राजनीतिक लोगों को या पार्टियों को और नेताओं को लोगों की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। तो देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। तो चुनाव की प्रणाली के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले चुनाव की जो प्रणाली है उसके विषय में जानते हैं। क्या हमारे देश में सभी चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस प्रकार होते हैं। भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं। 5 साल बाद चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अवधि समाप्त होते ही लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। इसके बाद सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन या एक थोड़े से अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने या इस्तीफा देने पर खाली हुए सिर्फ एक ही क्षेत्र में चुनाव होते हैं। इसे उपचुनाव कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो पूरे क्षेत्र में पूरे राज्य भर में चुनाव होते हैं एक ही दिन, तो वो होते हैं आम चुनाव। और जब किसी कारणवश कोई सीट खाली हो जाए किसी क्षेत्र में, केवल किसी क्षेत्र विशेष में ही चुनाव होते हैं, तो उसे कहते हैं उपचुनाव। इसके बाद है चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। आप जानते हैं कि हरियाणा की जनता ने 90 विधायकों का चुनाव किया।
आप यह सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। तो देखिए, ये कर्नाटक राज्य के विषय में कुछ बताया है, गुलबर्ग जिला, ये सब हम देखते हैं। यहाँ पर कर्नाटक राज्य के विधानसभा क्षेत्र का एक यहाँ पर क्षेत्र दर्शाया गया है, गुलबर्ग जिला, और इसको देखिए। और फिर यहाँ पर गुलबर्ग संसदीय क्षेत्र अलग से यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अंदर भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र मौजूद हैं। तो गुलबर्ग के क्षेत्र के विषय में जानेंगे क्या कहा। तो देखिए, पहला तो है गुलबर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और गुलबर्ग जिले की वास्तविक सीमा में इतना अंतर क्यों है। अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का ऐसा ही एक नक्शा बनाइए। तो हरियाणा और हरियाणा में जिस निर्वाचन क्षेत्र में आप रहते हैं उनके नक्शे आपको बनाने हैं। गुलबर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा के कितने क्षेत्र आते हैं? क्या आपके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी विधानसभा की इतनी ही सीटें हैं? तो ये भी आपको बताना है। जी नहीं, हर विधानसभा में, हर राज्य में जो विधानसभा है उसकी अलग अलग सीटें होती हैं। तो यहाँ पर जिले की सीमा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमा, फिर गुलबर्ग जिले का वह क्षेत्र जो गुलबर्ग संसदीय क्षेत्र से बाहर है, और गुलबर्ग संसदीय क्षेत्र से बाहर कौन से हैं, यहाँ पर देखो ये दर्शाए हुए हैं, है ना। आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि आप यह सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। तो देखिए, क्या इन सभी 90 विधायकों के लिए हरियाणा का हर व्यक्ति वोट देता है? शायद आप भी जानते होंगे कि ऐसा नहीं होता। हमारे देश में क्षेत्र विशेष पर आधारित जनप्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार काम किया जाता है। चुनाव के उद्देश्य से देश को सुविधानुसार अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। तो बहुत बड़ा देश है, क्या हर जगह जहां जहां चुनाव होगा तो क्या हर जगह एक व्यक्ति वोट देने जा सकता है? क्या कर्नाटक के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हरियाणा का व्यक्ति वोट दे सकता है? जी नहीं, हरियाणा का व्यक्ति हरियाणा के चुनाव में ही वोट दे सकता है। तो देखिए, इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के मतदाता अपने लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को सांसद या संसद सदस्य कहते हैं। और लोकतांत्रिक चुनाव में हर वोट का बराबर मूल्य होता है। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या एक समान हो। तो देखिए, यही बात समझाई गई है कि सबसे पहले तो मतदान जो है ना, मतदाता की सूची बनाई जाती है उस क्षेत्र की, और मतदान क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। फिर वहां पर चुनाव करवाए जाते हैं, आचार संहिता भी लगती है। इस चैप्टर में हम सब कुछ जानेंगे। इसके बाद और देखते हैं आगे क्या बताया गया है। बताया गया है, इसी प्रकार हर राज्य को उसकी विधानसभा सीटों के आधार पर बांटा गया है। इन सीटों से चुने गए प्रतिनिधियों को विधायक या विधानसभा सदस्य कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र शामिल किए गए हैं। पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया गया है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें और नगरपालिकाएं होती हैं, उनको गठित करने का भी यही तरीका अपनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के चुनाव होते हैं, तो कस्बा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के चुनाव होते हैं। वहां ग्रामीण क्षेत्रों में जीतने वाले को पंच कहा जाता है, और शहरी और कस्बा क्षेत्र में जीतने वाले प्रतिनिधि को पार्षद कहा जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटकर छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत और नगरपालिका के लिए एक एक सदस्य चुना जाता है। इन निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र विधानसभा या संसद की एक सीट का ही प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम यह कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा में 60 सीटें जीती,
तो इसका अर्थ है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों को लोकदल के 60 उम्मीदवार जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे, है ना। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये चुनावों को अरेंज किया जाता है, कि किस तरह से इन चुनावों को अरेंज किया जाता है। एक चुनाव में, एक क्षेत्र विशेष के चुनाव में बहुत सारे जनप्रतिनिधि अपना पर्चा भरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, कंपटीशन होता है और जनता अपना वोट देती है। उनमें से सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलते हैं वही जनप्रतिनिधि बनता है उस सीट से। तो देखिए, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है जानते हैं। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन शायद हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि एक खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूह के लोगों का लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच पाना संभव न हो पाए। संभव हो सकता है कि चुनाव में खड़ा होने और जीतने के लिए जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं, तो संसाधन संपन्न प्रभावशाली लोग उनको चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर वास्तव में ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज कभी नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि का चरित्र ही कमजोर हो जाएगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक हो जाएगी। तो पहले से ही जो हमारा संविधान है उसको गठित करते समय ही ऐसा प्रावधान कर दिया गया था कि हमारे देश के प्रत्येक तबके के लोग अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने के अधिकार पा सके। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था की सोची। इसलिए कुछ चुनाव क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए और कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई सीट के लिए होने वाले चुनावों में केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही भाग ले सकता है। ठीक इसी तरह से सिर्फ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए चुनाव और क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा की आरक्षित की गई 120 सीटों में से 79 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं और 41 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों से या इन समूहों के प्रतिशत के आधार पर आरक्षित की गई हैं। इसलिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूहों के हिस्से से कुछ नहीं लेती। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि जो चुनाव होते हैं उनमें गरीबों को या जो पिछड़े हुए लोग हैं, जातियां हैं, उनको भी पूरा सहयोग और वो भी अपना चुनाव लड़ सके, तो उसके लिए सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं। पूरे लोकसभा सीटें 543 हैं और उन 543 सीटों में से 120 सीटों को आरक्षित किया गया है, जिनमें से 79 यानी कि 79 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है और 41 सीट जो हैं वे अनुसूचित जनजातियों के लिए है। तो देखिए, कमजोर समूहों के लिए जो है आरक्षण की इस व्यवस्था को बाद में जिला और स्थानीय स्तरों पर भी लागू किया गया। अनेक राज्यों में तो अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिकाओं और नगर निगमों, स्थानीय निकायों में भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। पर इन राज्यों में आरक्षित सीटों और अनुपात भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सीटें आरक्षित होने के साथ साथ ही हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग परसेंटेज में महिलाओं के लिए भी जो है सीटें आरक्षित की गई हैं।
अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो है यहाँ पर मतदाता सूची। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र तय हो जाता है तब यह फैसला किया जाता है कि कौन मतदान कर सकता है और कौन नहीं। इस फैसले को चुनाव के अंतिम दिन तक के लिए किसी के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान करने की योग्यता रखने वाले लोगों को सूची के अनुसार चुनाव से काफी समय पहले ही तैयार की जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इसी सूची को मतदाता सूची कहते हैं। साधारण भाषा में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। इसमें क्राइटेरिया देखा जाता है कि भाई वहाँ का जो व्यक्ति चुनाव में मतदान करने जा रहा है क्या वह वहाँ का स्थायी निवासी है और क्या वह जागरूक है, क्या वह मतदान देने की सभी योग्यताएं रखता है। ये इस तरह से देख करके फिर उसके नामों की सूची तैयार की जाती है। यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त यानी कि अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलने से है। इसी किताब के पहले अध्याय में हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में विस्तार से पढ़ा था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का व्यवहारिक मतलब है कि हर नागरिक को मत देने का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के मत का समान मोल होना चाहिए, यानी कि बराबर इक्वलिटी होनी चाहिए। जब तक सरकार के पास ठोस कारण न हो तब तक किसी को भी मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और सभी नागरिक कई प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हुए, कोई अमीर तो कोई गरीब, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु तो कोई कठोर, लेकिन सब इंसान तो है और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज के कार्यों में योगदान करते हैं। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सब भागीदार होने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति उस क्षेत्र का जो स्थायी निवासी है वो मतदान यानी कि वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। व्यक्ति का जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, उसे मत देने का अधिकार अवश्य प्राप्त है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ व्यक्तियों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम चुनाव मतदाता सूची में शामिल करने की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। क्योंकि हर अगले चुनाव में कुछ नए लोग मतदाता बनने की उम्र तय तक आ जाते हैं, इसलिए प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूची में कुछ सुधार किए जाते हैं। जो लोग उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाता सूची का पूर्ण रूप से नवीनीकरण किया जाता है। तो इस तरह से नए मतदाताओं को उनके वोट का अधिकार दिया जाता है। जो भी बच्चे हैं जो 18 वर्ष या उससे ऊपर के हो जाते हैं उनको मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। बहुत से जो हैं बुजुर्ग वो मर जाते हैं, उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए जाते हैं। ऐसा मतदाता सूची को एकदम सही रखने के लिए किया जाता है और सरकार के पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की एक नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में शामिल सभी लोगों को यह पहचान पत्र देने की कोशिश की है। वोट देने के लिए जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र अपने साथ ले जाना होता है ताकि किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल सके। लेकिन मतदाता या मतदान के लिए अभी तक इस कार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया है। मतदाता अपना राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर भी मतदान कर सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ
निम्न शर्तें होती हैं। मतदाता सूची को तैयार किया जाता है। मतदाता सूची को तैयार करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया देखा जाता है, कौन इसमें शामिल हो सकता है, कौन इससे बाहर हो सकता है, ये सारी बातें यहाँ पर देखी जाती हैं। अब हमारी चुनावी राजनीति जो ये चैप्टर है, इसके अगले जो हमारे पैराग्राफ रहने वाले हैं उसमें उम्मीदवारों का नामांकन है, आचार संहिता है, चुनाव प्रचार है और फिर उसी के बाद ही चुनाव घोषणा पत्र है। इन सभी विषयों पर हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो न बनाते हुए हम 2 पोर्शन में इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। अतः इसी तरह की और भी यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टेबलेट। एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेकर के आया हूँ 10th क्लास की हिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है ईसाईयत और इस्लाम, दोनों के बीच में उदय और टकराव। किस तरह से इन दोनों का उदय होता है और इन दोनों के बीच में कैसे टकराव होता है हम ये जानेंगे। फिर इनके विषय में इनका प्रचार देखेंगे, ये किस तरह से अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं। और फिर ईसाईयत और इस्लाम के टकराव देखते हैं। यहाँ पर क्रूसेड के विषय में जानेंगे। 4 क्रूसेड हुए हैं, ये चारों क्रूसेड बड़े हुए हैं और उसके बाद कुछ छोटे क्रूसेड हुए हैं, ये जानेंगे। और फिर हम देखेंगे ईसाईयत और इस्लाम में समानताएं क्या थी और फिर उसके बाद हम संघर्ष के प्रभाव भी जानेंगे, क्या प्रभाव रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आपका अपना स्टडी चैनल आपके साथ सदा बना रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।